Assalamu alaikum. This is me, Saima Rafiq from Legend Institute of Management and Sciences. And our today's topic is atomic inductively coupled plasma atomic emission spectrophotometry, which is under the category of atomic spectroscopy. एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ऑटोमाइजेशन सोर्सेज एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे और फ्लेम और जो फर्नेस है वो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जो ऑटोमाइजेशन सोर्सेज हैं जो कि प्लाज्मा की डिफरेंट टाइप हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने ये कहा था कि जो प्लाज्मा की टाइप है वो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा है। अब हम इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे। It is referred to as inductively coupled plasma optical emission spectroscopy. इसे ICP इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं और एटॉमिक इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री भी बोलते हैं। इज अ टाइप ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट यूजेस द इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा टू प्रोड्यूस एक्साइटेड एटम। एक्चुअल में तो ये एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफाई हमने कर दिया है कि इसमें जो ऑटोमाइजेशन है या हम ये कह सकते हैं कि जो एक्साइटेड एटम हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं या एटम प्रोड्यूस करवा रहे हैं उसके लिए जो सोर्स है वो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा है दैट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एट वेवलेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर वेवलेंथ। ये तो कोई भी अगर हम ऑटोमाइजेशन सोर्स करें यूज़ करें तो वो एक जो एटम प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ उनकी होती है और उनको सेपरेट भी करते हैं वो स्पेसिफिक वेवलेंथ पे। जो एमिशन का प्रोसेस है उसमें ये है कि सॉलिड या लिक्विड स्टेट में कोई भी सैंपल हो, सॉलिड में हो तो हम उसे लिक्विड में कन्वर्ट करके सोल्यूशन जो इसका एमिशन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है कि हम सैंपल को पहले लिक्विड ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करते हैं। लिक्विड ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करने के बाद जब वो फ्लेम में आ जाता है तो हाई टेम्परेचर की वजह से सॉल्वेंट भी उसमें से रिमूव हो जाता है सैंपल में से। तो जो हमारा सैंपल है जिसमें वाटर रिमूव हो जाता है उस प्रोसेस को हम डेसोल्यूशन कहते हैं। और डेसोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो भी फ्लेम में ही होता है, फ्लेम में या किसी भी एटोमाइजर में होता है। उसके बाद हाई एनर्जी होने की वजह से एटोमाइजर की एटम में कन्वर्ट हो जाता है और हाई एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद एटम एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और जब वो एमिट कर एमिशन ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट एमिट करते हैं जिससे हम मेजर कर लेते हैं। तो जो लास्ट स्टेप है उसका मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, ये एक प्रिंसिपल है। अब यहाँ जो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा में चेंज आएगा वो हम फ्लेम या फर्नेस की बजाय हम प्लाज्मा यूज़ करेंगे। बाकी जो सारा प्रोसेस है वो सेम रहेगा, जस्ट डिफरेंस इस चीज़ का होगा कि एटम सैंपल से जब हम एटम प्रोड्यूस करेंगे तो वो उस टाइम हम प्लाज्मा को यूज़ करेंगे और इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा कहेंगे। अब प्लाज्मा हम ये देखेंगे कि प्लाज्मा क्या है और इंडक्टिवली कपल्ड हमने इसे किस रीज़न से कहा है और वो कैसे सैंपल में से एटम प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और कैसे एटम सैंपल एटम में कन्वर्ट हो रहे हैं। जो लास्ट स्लाइड में हमने प्रिंसिपल देखा है वो जस्ट एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। ये जो प्रिंसिपल है ये इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। एक्साइटेशन ऑफ एटोमाइज्ड मेटल विद इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, इसमें जो एटम इसमें हम स्पेसिफाई करेंगे कि एक्साइटेशन हुई है एटम की तो वो इंडक्टिवली प्लाज्मा की वजह से हुई है। उसके बाद सिंपल वही प्रोसेस होगा जो हम एमिशन में करते आए हैं, फॉलोड बाय द एमिशन ऑफ लाइट ऑफ इट्स ओन करेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ एंड कोरिलेशन ऑफ emitted light with the concentration of metal in inductively coupled plasma atomic emission spectrometry। जस्ट डिफरेंस इस चीज़ का है कि एटम इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा से प्रोड्यूस हो उसके बाद वो एमिट होंगे, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट एमिट करेंगे और उसे हमको रिलेट करेंगे उसकी कंसनट्रेशन से जो कि क्वान्टिटेटिव एनालिसिस होगा। और इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा इज़ यूज फॉर ट्रेस मेटल इवन इन पार्ट्स पर मिलियन। वो एटम जो कि पार्ट्स पर मिलियन कंसनट्रेशन में भी अगर सैंपल में प्रेजेंट है तो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम वो कंसनट्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं। Inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy is an analytical technique for element detection. It applies
टू ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑर्गॉन। ऑर्गॉन को हम इसमें ही नहीं यूज़ करते क्योंकि ऑर्गॉन से तो इटसेल्फ इसके प्लाज्मा प्रिपेयर किया हुआ होता है, इसके अंदर भी ऑर्गॉन है। अगर हम ऑर्गॉन की डिटेक्शन के लिए यूज़ करेंगे तो ये जो एटम इसके अंदर एलिमेंट है वो तो इंटरफेरेंस काज करेंगे, तो इसलिए हम ऑर्गॉन के अलावा सारे एलिमेंट को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सैम्पल में बी इंट्रोड्यूस एज लिक्विड, गैस और सॉलिड, जिस भी स्टेट में होगी हम इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा से फाइंड कर सकते हैं, उसका जो एनालिसिस है वो परफॉर्म कर सकते हैं। यूजुअली सैम्पल आर इंट्रोड्यूस इन लिक्विड फॉर्म एज एक्वा सोल्यूशन। मोस्टली हम एक्वा सोल्यूशन में, क्योंकि अगर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी सैम्पल है तो हम उसका सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। मोस्टली सॉलिड सैम्पल सोल्यूशन फॉर्म में हम अप्लाई करते हैं ये टेक्निक, लेकिन वो गैसेस या सॉलिड पे भी अप्लाई है। यूजिंग दिस टेक्निक वी कैन एनालाइज अप्रॉक्सीमेट 70 एलिमेंट विद डिटेक्शन लिमिट अप टू पार्ट्स पर बिलियन लेवल। डिटेक्शन लिमिट भी बेस्ट है और 70 एलिमेंट को हम डिटेक्ट कर चुके हैं इस टेक्निक से, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। The popularity of the technique was due to its ability to perform multi-element analysis and to determine a wide range in concentration range in the same sample. मल्टी एलिमेंट डिटेक्शन हमने अब्जॉर्प्शन के केस में भी की थी, वो इस केस में की थी कि जब हम कैथोड को ही हम मल्टी एलिमेंट्स का बना देते हैं, लेकिन वो एज सच अगर हम ये कहें कि एक सिंगल एलिमेंट के डिटेक्शन के लिए प्रेफरेबल है तो वो बेस्ट है। लेकिन जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा से उसे कपल कर लेते हैं, एटोमाइजेशन सोर्स प्लाज्मा और इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा जब यूज़ करते हैं तो वो इजीली मल्टी एलिमेंट डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, जो कि आप अब इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये मल्टी एलिमेंट डिटेक्शन के लिए वन पॉइंट पे यूज़ कर सकते हैं हम इसे। These characteristics were used missing in atomic emission spectroscopy। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो characteristics है वो atomic absorption spectroscopy में मिसिंग है, क्योंकि वो एक सिंगल एलिमेंट की डिटेक्शन के लिए मोस्टली यूज़ होता है, जबकि जो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हम मल्टी एलिमेंट डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस केस में जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गॉन से हम प्लाज्मा प्रिपेयर करते हैं, तो वो जो एक प्रोसेस होता है जिसे हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो उससे इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है कि जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ओवरऑल जो इसका टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है। मोर इवर हाई टेम्परेचर एंड इनर्ट ऑर्गॉन एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लाज्मा आल्सो लेसन द वे। अब हाई टेम्परेचर तो ऑर्गॉन की वजह से प्रोड्यूस होगा, और वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑर्गॉन की वजह से क्या प्रोसेस होता है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है प्लाज्मा का। तो और ये इस हाई टेम्परेचर की वजह से जो इंटरफेरेंसेस हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि हमने ये स्टडी किया था कि जो लेस टेम्परेचर है वो बहुत सारी इंटरफेरेंस को काज करता है, जिससे केमिकल इंटरफेरेंस भी लेस टेम्परेचर की वजह से होता है, क्योंकि लेस टेम्परेचर पे जो सिपी चीज़ें हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेती हैं। जब हाई टेम्परेचर होगा तो वो एटम आपस में बॉन्ड बनाने की उनकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। और भी बहुत सारी इंटरफेरेंसेस हैं जिन्हें हम हाई टेम्परेचर से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये जो एटोमाइजेशन सोर्स है इसमें तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इसमें इंटरफेरेंसेस का चांस कम होता है। आल्सो लेसन द इंटरफेरेंसेस जनरेटेड इन फ्लोरेसेंस एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। डिफरेंट प्लाज्मा सोर्स एक्सिस्ट बट मोस्ट कॉमन इज इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा इज एन एक्साइटेशन सोर्स फॉर एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज़ एन ऑर्गॉन प्लाज्मा। इसे जो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा है उसे हम ऑर्गॉन प्लाज्मा कहते हैं। ऑपरेटेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सस्टेन्ड बाय इंडक्टिव कपलिंग टू अ रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें होता ये है कि एक ऑर्गॉन गैस एक सिलेंडर में फिल होती है जिसे हम एक ट्यूब में फिल करते हैं, ठीक है। अब उस ऑर्गॉन की वजह से हाई टेम्परेचर होता है, प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है, तो हम इसे ऑर्गॉन प्लाज्मा कहते हैं। एक रीज़न प्लाज्मा तो हमने कह दिया। अब यह है कि इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ट्यूब होती है, ट्यूब को फिर हमने एक कॉइल से कपल किया होता है, जिसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी जो वेव्स हैं वो जो एक्चुअल में वो जो कॉइल है उससे जनरेट होती हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। तो इसका मतलब है कि वो जो एक कैपिलरी है जिसमें ऑर्गॉन है, ऑर्गॉन प्लाज्मा हम कह सकते हैं, वो कपल्ड है एक कॉइल से जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये एक इंड्यूस हो रहा है इफ़ेक्ट उसके अंदर,
तो एक कपलिंग हो रही है, तो इसे हम इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कपल्ड होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी से, और रेडियो फ्रीक्वेंसी जो वेव है वो एक फॉयल होती है जिससे जनरेट हो रही होती हैं, और उस फॉयल की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इफ़ेक्ट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये रीज़न है कि हम आर्गॉन प्लाज्मा क्यों कहते हैं, क्योंकि आर्गॉन गैस हम इसमें फील करते हैं। आर्गॉन गैस जो है वो उसकी कैटाइंस और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, उनका इतना हाई टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर की रीज़न भी हम यहाँ जस्टिफाई कर लेते हैं आर्गॉन प्लाज्मा की भी। और इंडक्टिवली कपल्ड क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर इंडक्ट करवाते हैं, कपल्ड किया हुआ होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को एक फॉयल से, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होती हैं। आर्गॉन गैस फॉलोज एक्सिलरी थ्रू अ क्वार्ट्ज ट्यूब, क्योंकि वो जो अभी मैंने कहा कि एक ट्यूब होती है जिसमें आर्गॉन फिल की होती है, उससे वो किस चीज़ की बनी होती है, सिरामिक्स की भी होती हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो हम क्वार्ट्ज ट्यूब यूज़ करते हैं। सराउंडिंग बाय 3 or 4 टर्न ऑफ इंड्यूस्ड कॉइल कनेक्टेड टू अ रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो वो जो एक टर्न होते हैं 2 या 3 से 3 to 4 टर्न्स उस कॉइल के होते हैं उस ट्यूब के अराउंड, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इंड्यूस हुआ है उस कॉइल में इफ़ेक्ट, और वो जो कॉइल है वो प्रोड्यूस करते वो जो कॉइल प्रोड्यूस करवाती है इंडक्शन इफेक्ट, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर प्रोड्यूस करता है। द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी एट विच रेडियो फ्री एनर्जी इज सप्लाइज, तो वो की रेंज बताई हुई है कि वो 27 to 12 मेगाहर्ट्ज़ और लेस कॉमनली 40.64 मेगाहर्ट्ज़ frequency generated by radio frequency generator, जनरेटिंग पावर अप टू बिटवीन, और जो पावर होती है वो 0.5 to 2 किलोवाट जो पावर है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर प्रोड्यूस करता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एटोमाइजेशन सोर्सेज एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे, और फ्लेम और जो फर्नेस है वो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जो एटोमाइजेशन सोर्सेज हैं जो कि प्लाज्मा की डिफरेंट टाइप हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने ये कहा था कि जो प्लाज्मा की टाइप है वो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा है। अब हम इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे। It is referred to as inductively coupled plasma optical emission spectroscopy. इसे ICP इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, और एटॉमिक इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री भी बोलते हैं। इस अ टाइप ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट यूजेस द इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा टू प्रोड्यूस एक्साइटेड एक्चुअली एक्चुअल में तो ये एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफाई हमने कर दिया है कि इसमें जो ऑटोमाइजेशन है, या हम ये कह सकते हैं कि जो एक्साइटेड एटम हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं या एटम प्रोड्यूस करवा रहे हैं उसके लिए जो सोर्स है वो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा है दैट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एट वेवलेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर वेवलेंथ। ये तो कोई भी अगर हम ऑटोमाइजेशन सोर्स करें यूज़ करें तो वो एक जो एटम प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ उनकी होती है, और उनको सेपरेट भी करते हैं वो स्पेसिफिक वेवलेंथ पे। जो एमिशन का प्रोसेस है उसमें ये है कि सॉलिड या लिक्विड स्टेट में कोई भी सैंपल हो, सॉलिड में हो तो हम उसे लिक्विड में कन्वर्ट करके सोल्यूशन, जो इसका एमिशन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है कि हम सैंपल को पहले लिक्विड ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करते हैं। लिक्विड ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करने के बाद जब वो फ्लेम में आ जाता है तो हाई टेम्परेचर की वजह से सॉल्वेंट भी उसमें से रिमूव हो जाता है सैंपल में से, तो जो हमारा सैंपल है जिसमें वाटर रिमूव हो जाता है उस प्रोसेस को हम डेसोल्यूशन कहते हैं। और डेसोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो भी फ्लेम में ही होता है, फ्लेम में या किसी भी एटोमाइजर में होता है। उसके बाद हाई एनर्जी होने की वजह से एटोमाइजर की एटम में कन्वर्ट हो जाता है, और हाई एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद एटम एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और जब वो एमिशन, ये मेन इंस्ट्रूमेंटेशन है इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। उसमें जो सबसे पहले आपको सिलेंडर नज़र आ रहा है जब मैंने नंबर 1 लिखा हुआ है सर्कल में, ये ऑर्गॉन गैस है। हमने ये कहा है कि ये ऑर्गॉन प्लाज्मा है। ऑर्गॉन प्लाज्मा का मतलब है कि पहले तो हम ऑर्गॉन सिलेंडर लेंगे जिसमें हम ऑर्गॉन को यूज़ करके प्लाज्मा प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद ये है कि सैंपल आपको नज़र आ रहा है, सैंपल न्यूबुलाइजर में जाएगा, ये जो सिंपल प्रोसेस है, और स्प्रे चैम्बर से जो लार्ज पार्टिकल हैं वो ड्रेन आउट हो जाएंगे, स्मॉल पार्टिकल ऊपर जाएंगे। ये तो एक सिंपल एमिशन का प्रोसेस है। अब अगर हम ये कहें कि हम प्लाज्मा कैसे प्रोड्यूस करेंगे तो ये ऑर्गॉन सिलेंडर है। ऑर्गॉन सिलेंडर जो बैरून लाइन आपको नज़र आ रही है यहाँ से ट्यूब में जाएंगी।
अब ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब है जो मैंने डबल सर्कल से शो की है, इसको लेफ़्ट साइड पे ओपन अप किया हुआ है। लेफ़्ट साइड पे ओपन अप किया हुआ है। असल में इस ट्यूब के अंदर फर्दर 3 ट्यूब्स हैं। जो सबसे अंदर वाली ट्यूब है उसके अंदर से हम सैंपल को इंजेक्ट करेंगे। सैंपल को तो इंजेक्ट कर लिया, अब सैंपल ने आयोनाइज होना है और आयोनाइज भी प्लाज्मा से होना है। अब प्लाज्मा कहाँ कैसे प्रोड्यूस होगा और कौन से, तो इसका मतलब है कि सैंपल की अगर एक कैपिलरी है तो उसके अराउंड प्लाज्मा प्रोड्यूस होगा और वो हीट अप होगा, जिससे सैंपल के जो सैंपल हैं वो एटम में कन्वर्ट होंगे। इसका मतलब है कि सैंपल की जो ट्यूब है उसके बाहर हम ऐसी ट्यूब्स बनाएंगे जिसमें ऑर्गन हो और कुछ ऐसा प्रोसेस हो जिससे एटम, सैंपल के जो सैंपल है उसके एटम प्रोड्यूस हो सकें। तो इसका मतलब है कि सैंपल की जो ट्यूब है, जो सबसे अंदर वाली आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही है जिस पे लिखा हुआ है कैपिलरी इंजेक्शन ट्यूब, उसके बाद ग्रीन ट्यूब है जिसे हम ये कहते हैं कि ग्रीन ट्यूब का नाम लिया हुआ है प्लाज्मा ट्यूब, और जो ब्लू ट्यूब है उसे कहते हैं कूलेंट ट्यूब। और ये जो कूलेंट ट्यूब है इसमें भी हम प्लाज्मा फिल करते हैं, और प्लाज्मा ट्यूब में भी, कूलेंट ट्यूब में भी हम, यहाँ लिखा हुआ है टेंजेंशनल ऑर्गन फ्लो हम करते हैं, और जो ग्रीन ट्यूब है उसमें भी। अब जो अंदर ट्यूब है ग्रीन ट्यूब उसका टेम्परेचर हाई होता है और जो ब्लू ट्यूब है उसका टेम्परेचर कम होता है। अब ऑर्गन जो है, अगर हम राइट साइड पे जो देखें तो ऑर्गन असल में ट्यूब में तो एंटर हो गई। अब असल में वो जो डायग्राम है ये एलेबोरेट नहीं की हुई, तो हमें इस तरीके से पता नहीं चलना था कि किस तरीके से प्लाज्मा में ये जो ट्यूब है इसमें एक जो ऑर्गन फ्लो है वो ऐसा कूलेंट एक्ट कर रहा है और एक से हाई टेम्परेचर है, तो किस तरीके से है। तो ये जो एक ओपन अप की हुई है ट्यूब, ये हम एलेबोरेट हो गई। इस केस में हम ये कह रहे हैं कि ऑर्गन प्लाज्मा है, तो हमने देख लिया कि सैंपल की जो ट्यूब है उसके अराउंड जो दो फर्दर ट्यूब्स हैं वो ऑर्गन की हैं, तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये ऑर्गन प्लाज्मा होगा। उसके बाद ये कि इंडक्टिवली कपल्ड क्यों है, क्योंकि इस केस में ऊपर आप अगर ये देखें लेफ़्ट साइड पे जो ट्यूब दिखाई हुई है येलो कलर की, जो RF इंडक्शन कॉइल दिया हुआ है, तो ये इंडक्शन कॉइल है और कपल की हुई है प्लाज्मा के साथ, तो इसलिए हम कहते हैं कि इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा। अब होगा ये कि और नीचे जो भी प्रोसेस होगा उसको भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये है कि जो RF इंडक्शन कॉइल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ज़ाहिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से भी कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, और नीचे जो ऑर्गन है उसमें भी कुछ प्रोसेस होगा। अब हम ये स्टडी करते हैं कि यहाँ होगा क्या। जैसे ही ऑर्गन यहाँ इस ट्यूब में जाएगी तो 2 डिफरेंट ट्यूब्स हैं जिससे हम ऑर्गन इंजेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट ट्यूब से इंजेक्ट कर रहे हैं। तो होगा क्या कि जैसे ही ऑर्गन इसके अंदर जाएगी, अब हम ये देखते हैं कि प्लाज्मा प्रोड्यूस कैसे होगा। जैसे ही ये जो ऑर्गन है वो मिडल ट्यूब में जाएगी, क्योंकि आउटर ट्यूब तो कूलेंट है और इनर ट्यूब में सैंपल है। मिडल ट्यूब में जैसे ही ऑर्गन जाएगी तो वहाँ एक ट्यूब होगी टेस्ला ट्यूब। अब टेस्ला ट्यूब क्या है, जैसे कि हम फ्लेम को जलाने के लिए एक लाइटर यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से ऑर्गन को जलाने के लिए यहाँ टेस्ला ट्यूब होती है। ये जो टेस्ला ट्यूब है ये सीड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी। ये जो सीड इलेक्ट्रॉन है ये ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाएंगे और ऑसिलेट इंडक्शन कॉइल में पहुंच जाएंगे। अब जैसे ये सीड इलेक्ट्रॉन इंडक्शन कॉइल में पहुंचेंगे, और ये इंडक्शन कॉइल में जैसे सीड इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो वो आयोनाइज कर देंगे ऑर्गन को। जब आयोनाइज करेंगे तो ऑर्गन का जो केटाइन है ये प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। अब वो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं वो फर्दर जो ऑर्गन है उसे आयोनाइज करेंगे, फर्दर केटाइन बनेंगे, फर्दर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। तो ओवरऑल ये प्रोसेस होता रहेगा। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन फिर आयोनाइज कर रही हैं आर्गन को, तो इनकी जो मूवमेंट है उससे इतनी ज़्यादा, उनकी जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है इनके पास। तो इस हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो 7000 to
10,000 टेम्परेचर होगा इस प्लाज्मा टॉर्च का। अब अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा असल में कुछ भी नहीं है, इंडक्टिवली कंडक्टिंग है और ये न्यूट्रल है, क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रॉन के असल में जो प्लाज्मा है वो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ केटाइंस एंड इलेक्ट्रॉन। और ओवरऑल जो केटाइन है वो जितने केटाइन प्रोड्यूस हुए हैं एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन से ही प्रोड्यूस हुए हैं, और हर एक केटाइन के फॉर्मेशन से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है। तो ओवरऑल जो है ये एक न्यूट्रल वो प्लाज्मा है, लेकिन ये जो कम्बिनेशन है ये इन्हीं केटाइंस और इलेक्ट्रॉन्स का है। अब इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो ओवरऑल जो सिस्टम का टेम्परेचर है उसे तो हमने मेंटेन करना होता है, तो इसलिए ये पर्पस था जो प्लाज्मा टॉर्च में प्लाज्मा कूलेंट एक ट्यूब हमने रखी थी। तो ओवरऑल जो क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है 10,000 तक का हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से केटाइंस और इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन बाहर जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो हमने मेंटेन रखा हुआ है क्योंकि कूलेंट ट्यूब भी प्रेजेंट है। हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम आउटर साइड पे मूव करते हैं प्लाज्मा फ्लेम या वो प्लाज्मा टॉर्च से, तो जो टेम्परेचर है वो लेस होता जाएगा, क्योंकि जो इनर ट्यूब है ये इनर साइड पे जो टेम्परेचर है वो 10,000 है। फिर अगर आप जो लेफ़्ट साइड पे टॉर्च दिखाई हुई है तो उसके ऊपर जो ऑरेंज कलर में वो टेम्परेचर दिखाया हुआ है वो 8,000 केल्विन है, और सबसे जो आउटर पोर्शन है वो 6,000। तो जैसे जैसे हम आउटर साइड पे मूव करेंगे तो टेम्परेचर है जो कम होता जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो प्लाज्मा टॉर्च का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो जैसे ही सैंपल, अगर हम अब सैंपल की बात करें, क्योंकि यहाँ जो मेन पर्पज़ था हमने स्टडी करना था कि कैसे सैंपल प्लाज्मा की वजह से एटोमाइज हो जाता है। तो अब आपने ये देख लिया कि कैसे आर्गॉन मूव करती है, कैसे इंडक्शन कॉइल है, हाई काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन और केटाइंस की वजह से प्लाज्मा प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ओवरऑल न्यूट्रल है। तो ये जो इसका मतलब है कि ये जो ट्यूब है डबल सर्कल में मैंने दिखाई हुई है इसमें हाई टेम्परेचर है, और जैसे ही यहाँ नीचे हम सैंपल को न्यूबलाइज़र से वो सॉल्वेंट रिमूव करके जो प्रोसेस होता है एमिशन का, सबसे गुजार के सैंपल गुजरेगी इस टॉर्च से, तो वो एटोमाइज हो जाएगी, एटम प्रोड्यूस होंगे। अगर वो सपोज सिंगल एलिमेंट है तो वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हम मोनोक्रोमेटर यूज़ करके तो उसकी जो एमिशन है वो हम फाइंड कर लेंगे और एमिशन से हम कंसंट्रेशन फाइंड कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इस केस में है कि जब हम ये यूज़ करें मल्टी एलिमेंट अगर हम यूज़ करें तो ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि ऊपर अगर आप ये देखें कि मोनोक्रोमेटर यूज़ किया हुआ है जिसे रोल एंड रिंग कहते हैं। अब ये जो मोनोक्रोमेटर है ये मल्टी एलिमेंट्स के लिए है। मल्टी एलिमेंट्स जैसे ही इस पे पहुंचेंगे तो डिफरेंट कलर में आपको ये नज़र आ रहे हैं, तो वो हर एक एलिमेंट को ही डिटेक्ट करेगा। अब मोनोक्रोमेटर जो है इसके इसमें हमने यूज़ किया है मल्टी एलिमेंट्स के लिए, तो वो स्प्लिट तो कर देगा। अब ये है कि जैसे जैसे उसने स्प्लिट किया तो हम एक एलिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए एक डिटेक्टर, दूसरे को एक दूसरा डिटेक्टर और तीसरे के लिए तीसरा डिटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके इसमें बेनिफिट फिर ये है कि हमने ऐसा डिटेक्टर यूज़ किया है जो एट अ टाइम सबको ही डिटेक्ट कर रहा है। तो हम एक ही मोनोक्रोमेटर या डिटेक्टर से मल्टीपल एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर रहे हैं, और वो जो डेटा प्रोसेसर है वो भी डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनका जो स्पेक्ट्रम है वो शो कर देगा। तो इस इंस्ट्रूमेंटेशन में हमने असल में तो हमने ये देखना था कि कैसे प्लाज्मा प्रोड्यूस हुआ है और कैसे उसका इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि वो सैंपल को एटम में ही कन्वर्ट कर रहा है। तो ये आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो इज़ मेजर्ड। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो हमने मेजर करना है तो उसे हम एडी करंट कहते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन आर एक्सिलरेटेड बाय द टाइम वेरिंग द मैग्नेटिक फील्ड causing collision with the result in further ionization of argon gas and resistive heating. These electric and magnetic field are responsible for generation of plasma. हमने देखा कि जो वो कॉयल है वो मैग्नेटिक फील्ड रखती है, जाहिर है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, और अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ना हम अप्लाई करें तो हमने ये देखा कि प्लाज्मा प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो प्लाज्मा की प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एज ऑर्गन इज इनिशियली न्यूट्रल नॉन कंडक्टिंग द प्लाज्मा मस्ट बी इनिशिएटेड बाय द सेकेंड सीड इलेक्ट्रॉन। हमने ये देखा कि वो जो जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो टेस्ला ट्यूब है उससे सीड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि
प्लाज्मा फ्लेम को चलाने के लिए इग्नाइट करने के लिए टॉर्च की ज़रूरत होती है। इस तरीके से टेस्ला यूजुअली जनरेटेड बाय सीड इलेक्ट्रॉन और यूजुअली जनरेटेड बाय टेस्ला डिस्चार्ज। रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर अप्लाइड plasma ignite and this is process is self-sustaining. The popularity of the technique was due to its ability to perform multi-element analysis and to determine a wide range in concentration range in the same sample. मल्टी एलिमेंट डिटेक्शन हमने एब्जॉर्प्शन के केस में भी की थी। वो इस केस में की थी कि जब हम कैथोड को ही हम मल्टी एलिमेंट्स का बना देते हैं, लेकिन वो एज सच अगर हम ये कहें कि एक सिंगल एलिमेंट के डिटेक्शन के लिए प्रेफरेबल है तो वो बेस्ट है। लेकिन जो एटॉमिक कमीशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा से उसे कपल कर लेते हैं, एटोमाइजेशन सोर्स प्लाज्मा और इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा जब यूज़ करते हैं तो वो इजीली मल्टी एलिमेंट डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, जो कि आप अब इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये मल्टी एलिमेंट डिटेक्शन के लिए वन पॉइंट पे यूज़ कर सकते हैं हम इसे। These characteristics were used missing in atomic emission spectroscopy। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो characteristics है वो atomic principle of operation। Different plasma source exist but most common is inductively coupled plasma, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। Inductively coupled plasma is an excitation source for atomic emission spectroscopy। It is an orgone plasma। इसे जो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा है उसे हम ऑर्गोन प्लाज्मा कहते हैं। ऑपरेटेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सस्टेन्ड बाय इंडक्टिव कपलिंग टू। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एटोमाइजेशन सोर्सेज एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे और फ्लेम और जो फर्नेस है वो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जो एटोमाइजेशन सोर्सेज हैं जो कि प्लाज्मा की डिफरेंट टाइप हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने ये कहा था कि जो प्लाज्मा की टाइप है वो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा है। अब हम इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे। इट इज़ रेफर टू एज इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसे ICP इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं और एटॉमिक इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री भी बोलते हैं। इज अ टाइप ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट यूजेस द इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा टू प्रोड्यूस एक्साइटेड एट। एक्चुअल में तो ये एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफाई हमने कर दिया है कि इसमें जो ऑटोमाइजेशन है या हम ये कह सकते हैं कि जो एक्साइटेड एटम हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं या एटम प्रोड्यूस करवा रहे हैं उसके लिए जो सोर्स है वो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा है दैट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एट वेवलेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर वेवलेंथ। ये तो कोई भी अगर हम ऑटोमाइजेशन सोर्स करें यूज़ करें तो वो एक जो एटम प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक हाउ टू परफॉर्म साइमल्टेनियस एनालिसिस जो हमने अभी देखा है कि फंक्शन टू आइसोलेट द स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड फ्रॉम द एनालाइट फ्रॉम ऑल द अदर एमिशन प्रोड्यूस बाय अदर एटम आइंस एंड मॉलिक्यूल विद इन अ प्लाज्मा। मोनोक्रोमेटर तो हम वैसे ही यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पॉलीक्रोमेटर past in rings optics coupled to highly sensitive detector known as photomultiplier tube हम यूज़ करते हैं। और ये जो ग्रेटिंग हमने यूज़ किया है क्योंकि यहाँ मोनोक्रोमेटर है, एक अगर एक वेवलेंथ के लिए यूज़ करें वो और तरह की ग्रेटिंग होती है। यहाँ हम एक्लिन ग्रेटिंग यूज़ करते हैं कपल टू अ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर नोन एज चार्ज ट्रांसफर डिवाइसेस, तो वो मल्टीपल एलिमेंट की डिटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो इज़ मेयर। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो हमने मेयर करना है तो उसे हम एडी करंट कहते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन आर एक्सिलरेटेड बाय द टाइम वेरिंग द मैग्नेटिक फील्ड कॉजिंग। The popularity of the technique was due to its ability to perform multi-element analysis and to determine a wide range in concentration range in the same sample। Multi-element detection हमने absorption डिफरेंट एप्लीकेशन है एटॉमिक इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ये क्लिनिकल एनालिसिस में यूज़ होता है। क्लिनिकल एनालिसिस का मतलब है कि जैसे कैरेटिन का लेवल हमने चेक करना है, यूरिन ब्लड में मेटल इन बायोलॉजिकल सैंपल। अगर हम मेटल को स्टडी करना चाह रहे हैं कि यूरिन में या ब्लड में कितनी कंसनट्रेशन में मेटल प्रेजेंट है या कोई एक एलिमेंट कोई एक मेटल प्रेजेंट है या नहीं, मतलब क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस हम करना चाह रहे हैं तो हम इजीली ACP AES से फाइंड कर सकते हैं कि जब हम सैंपल को पुट कर लेंगे
तो वो प्लाज्मा से उसके एटम प्रोड्यूस हो जाएंगे और एमिशन लाइन से हम उसकी कंसंट्रेशन या फिर अगर एक लाइन अपेयर हुई है या नहीं हुई प्रेजेंट सबसे हम क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकेंगे। उसके बाद ट्रेस मेटल्स और अदर इन्वायरमेंट में सॉइल वाटर आ जाते हैं या प्लांट्स डिफरेंट कंपोजिट्स में अगर किसी ट्रेस एलिमेंट को हमने फाइंड करना है तो उसकी कंसंट्रेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं ACPMS से। फार्मास्यूटिकल में मेडिसिन वगैरह मोस्टली बनती हैं, तो अक्सर मेडिसिन की क्वालिटी को अगर हम चेक करना चाहें कि एक हम पहले ये स्टडी करें कि एक फॉर एग्जांपल एक टैबलेट है तो उसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हो सकते हैं। फिर उस मेटल के जो एक सोल्यूशन है सॉरी टैबलेट का, तो वो अगर हम चेक करें और एक एलिमेंट जिसको हमने चेक करना है या अगर हम इस केस में मल्टीपल एलिमेंट की डिटेक्शन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो उसकी कितनी कंसंट्रेशन है किसी मेडिसिन की जो क्वालिटी है वो हम इजीली ICP-AES से फाइंड कर सकते हैं। इंडस्ट्री में ट्रेस मेटल एनालिसिस इन रॉ मटेरियल नोबल मेटल डिटर्मिनेशन, इंडस्ट्री में भी हम या फिर ये भी हम कर सकते हैं कि इंडस्ट्री से जो हम एफ्लुएंट्स वगैरह जो कि वाटर में हम अक्सर इंडस्ट्री से बाहर जो वाटर सोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट होते हैं, तो वो उनकी क्वालिटी भी हम चेक कर सकते हैं कि जो इंडस्ट्री से एफ्लुएंट्स आ रहे हैं तो उनका ट्रीटेड है या नहीं है, या वैसे ही किसी मटेरियल रॉ मटेरियल में ट्रेस मेटल को चेक करना हो तो हम कर सकते हैं। फोरेंसिक साइंस में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि फोरेंसिक साइंस में जो ICP-AES है वो बहुत सालों से सर्व कर रही है कि गन शूट पाउडर रेजिडुअल एनालिसिस में यूज़ होती है, टैक्सोलॉजिकल एग्जामिनेशन में यूज़ होती है और ये इसकी बेस्ट एप्लीकेशन है फोरेंसिक में इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। इट वाज ऑल अबाउट इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, जिसमें जस्ट टेक्निकल पॉइंट ये था कि प्लाज्मा किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। प्लाज्मा टार्च को हमने स्टडी किया, प्लाज्मा टार्च और प्लाज्मा टार्च में प्लाज्मा की प्रोडक्शन और उससे हाई टेम्परेचर की वजह से कैसे एटम का एटोमाइजेशन में मौजूद होता है, मेन प्रोसेस ये था। थैंक यू।